नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी। डोईवाला, ऋषिकेश और रायवाला में भी तेज बारिश की संभावना। आंधी तूफान और बिजली चमकने की भी चेतावनी। रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा, लोहाघाट और घनसाली में भी मौसम बिगड़ने के संकेत। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डोईवाला, ऋषिकेश और रायवाला में भी तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह का मौसम रहने की संभावना है? हाँ, देखिए, उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए अगले 4 से 5 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो भी जारी की गई है। और इस दौरान जो है डोईवाला, ऋषिकेश और रायवाला जो क्षेत्र है इसमें तेज बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। अगर इसी के चलते से देखें तो कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और कहीं पर मूसलाधार बारिश के आसार भी जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आंधी तूफान और बिजली चमकने की चेतावनी भी जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जो है जारी की गई है। ऐसे में जो ज्यादा अलर्ट पर रखे गए जिले हैं उनमें पिथौरागढ़, टिहरी, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल हैं। रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा, लोहाघाट और घनसाली की अगर हम बात करें वहां भी मौसम के बिगड़ने के संकेत जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते जो है मौसम विभाग ने जो है लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की जो अपील है वो भी की है और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह जो है वो दी है। इसके साथ साथ प्रशासन और राहत एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जो है लगातार दिए जा रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे में अभी क्योंकि चारधाम पर तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, पर्यटक उत्तराखंड का रुख भी करते हैं योगेश, और ऐसे में अभी किस तरह की व्यवस्थाएं नज़र आ रही है? क्या पहाड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं अभी जाने के लिए, या फिर अभी ये कहा गया है कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है? तो देखिए, अभी सावधानी बरतने की बिल्कुल आवश्यकता है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कई जगह पर जो है मलबा आ जाने के कारण जो है मार्ग जो है बाधित रहे और मार्गों को खोलने का काम जो है बीआरओ की टीम ने किया है। तो ऐसे में इस तरह की चुनौतियां जो है लगातार बन रही है, इसलिए अनावश्यक रूप से जो है यात्रा से बचने की जो सलाह है वो लगातार दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो यात्रा पर निकले हैं वो जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर करें। जो लगातार प्रशासन की ओर से चेतावनी दी जा रही है, लगातार अनाउंस किया जा रहा है, उसको जो ध्यान रखे जाए, उसे इग्नोर बिल्कुल ना किया जाए और सुरक्षित यात्रा जो है वो करें। अगर ऐसे में बाहर आगे का मार्ग जो है वो बाधित है तो सुरक्षित स्थानों पर रहें, तब तक आगे की जो है मार्ग खुलता नहीं है या आगे के लिए प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेश के कृषि कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर परिसर में पत्नी निर्मला जोशी के साथ फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। कृषि मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का भी आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, विरासत और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं को जन भागीदारी के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामजीवनपुर में उप प्रधान चुनाव के दौरान मतगणना में मतपेटी से 9 मतदाताओं के स्थान पर 10 मतपत्र निकले थे और जिसके बाद विवाद भी खड़ा हो गया। अतिरिक्त मतपत्र मिलने के बाद दो पक्षों के बीच हंगामा हुआ, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। मतदान अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त मतपत्र को नियमों के तहत निरस्त कर चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई गई। हालांकि अतिरिक्त मतपत्र मतपेटी में कैसे पहुंचा, इसे लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी जारी है। हुई है वो जितेंद्र के नाम से हुई। जितेंद्र के नाम से 2 वोट पड़े। जितेंद्र आया कि मैं वोट डालना है तो बोले जितेंद्र के नाम से तो पड़ गया। उन्होंने कहा मेरे साइन दिखाओ, साइन ये हैं मेरे, ओरिजिनल मैं हूँ, लाओ किसने डाला। तब जितेंद्र का वोट डाला गया और उसमें जो गुल्लक का समय हुआ खोलने में 4 बजे, मास्टर ने कहा भाई ये फर्जी वोट होगा, मैं अपने आप निकाल लूँगा, जो कोई डाल के गया साइन मिला लूँगा। उसने मास्टर साहब ने गुल्लक खोल के और वो पकड़ लिया कि हाँ ये फर्जी है, वो दे दिया निकाल के। कमी तो अब जो
पीठासीन अधिकारी है उनकी। अब उन्हें चाहे धोखे में गया है कैसे गया, हमारे तो 3 वोटों से जीते हैं, 9 वोटों में 6 वोट हमारे पड़े। आज ग्राम रामजीवनपुर में उप प्रधानी के चुनाव हुए थे, जिसमें हमारी ग्राम सभा में 9 वार्ड सदस्य हैं। जब पेटी खोली गई तो उसमें 10 वोट पाए गए, जो कि गलत चुनाव हुआ, गलत तरीके से हुआ, धांधली हुई चुनाव में। इस चुनाव को निरस्त करके दोबारा सही तरीके से करवाने की अनुमति प्रदान करें। एसडीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि चुनाव को सही तरीके से कराने की कृपा करें। ये जितेंद्र कुमार के फर्जी वोट पाए गए, इसमें 2 वोट पड़े हैं जितेंद्र कुमार के नाम से, जिसमें से हमारे वोट वार्ड सदस्य 9 हैं वर्तमान में। मतदान अधिकारी का ये कहना है कि चुनाव को सही तरीके से दोबारा शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन एक इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वहाँ से 10 मत पत्र मिले थे, जिसमें से कोई आके फर्जी वोट डाल गया। जब बाद में असली वाला आया जिसका वो लगे वो मेरा है, तो उसका वोट डलवा दिया, और जो फर्जी वाला था उसका वो निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, मैं अब आया हूँ, अगर मेरा फर्जी पाया जाए तो मेरा जो चाहे वो कर दिया, इसमें कानूनी कार्रवाई कर दिया। तो उनका वोट डलवा दिया। जब दोनों एक देखे साइन मिलान करे तो जो फर्जी वाला था वो हमने निकाला। और संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरह से मतपत्र में अलग से ये भी देखा गया कि 9 की जगह 10 मतपत्र निकले, ऐसे में किस तरह की चर्चाएं अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं और क्या कुछ अभी तक कोई कार्यवाही देखने को मिली है केस में? देखिए, उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामजीवनपुर में उपचुनाव के दौरान मतदान जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन मतगणना के समय बड़ा विवाद सामने आ गया। यहाँ कुल 9 मतदान थे, जबकि मतपेटी खोलने पर उसमें 10 मतपत्र जो है मिले। अतिरिक्त मतपत्र मिलने के बाद मतदान केंद्र पर हंगामे की स्थिति बन गई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण किया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने प्रत्याशियों और मतदाताओं की मौजूदगी में अतिरिक्त मतपत्र को नियमों के अनुसार निरस्त कर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई। वहीं हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब मतदाता केवल 9 थे तो मतपेटी में 10वां मतपत्र आखिर आया कैसे? इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को तरह तरह की चर्चा हो रही है और फिलहाल प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की गई है। और मामले को लेकर स्थानीय लोगों में यही सवाल बना हुआ कि जो चूक हुई है ये क्यों हुई है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर के पचवाधून की ग्राम पंचायतों में उप प्रधान पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने विजय प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। उन्हें निर्वाचन पत्र भी सौंपे गए। विकासनगर अधिकारी एसपी भट्ट ने बताया कि विकासनगर विकासखंड की 53 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान पद के लिए चुनाव प्रस्तावित था, जिसमें 29 ग्राम पंचायतों में केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। हमारे विकासखंड के अंतर्गत जो 53 ग्राम पंचायतें थी, उनमें 3:30 तक निर्वाचन कार्य संपादित किया जाना था और 4 बजे उसमें मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाना था। अभी तक जो हमारे पास में सूचना प्राप्त हुई है, 29 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया जा चुका है और जो निर्विरोध हमारे पास में 29 हुए हैं और 24 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत चुनाव संपादित किए गए हैं, जिसमें जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो उनके निर्वाचन के परिणाम है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ दूर दराज क्षेत्र के भी हैं। संभवतः अगले 1 घंटे के अंतर्गत सभी 53 ग्राम पंचायतों के जो परिणाम है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। देहरादून में कावड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और तकनीकी निगरानी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीजीपी के निर्देश दिए हैं कि कावड़ मेले के दौरान एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। पूरे कावड़ मार्ग की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, जबकि साइबर कमांडो सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर नजर रखेंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों को तैनात भी इस दौरान किया जाएगा।
हरिद्वार में 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस यानी शौर्य दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को गरिमापूर्ण और सफल बनाने की रूपरेखा तय कर दी गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ समयबद्ध तरीके से आयोजित किया जाए। दिनांक 26 जुलाई को हमारा शौर्य दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी पूर्व सैनिक और जो हमारे शहीद हैं उनके परिजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो हमारा कलेक्ट्रेट का सभागार है वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होना है और सभी को हम इसमें सम्मानित करेंगे। जो शहीदों के आश्रित हैं और सैनिकों को मिलाकर जो आने वाले लोग हैं, लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पे आएंगे और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यालयों की तरफ से किए जाने हैं और इसके अतिरिक्त जो परिजन है उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी गोलापार शिफ्ट करने का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के जनमत संग्रह वाले आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को साफ निर्देश भी दिए कि वो 6 हफ्तों के अंदर 26 हेक्टेयर जमीन हाई कोर्ट को सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर जल हर घर नल योजना का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहां हर घर नल हर घर जल योजना का पानी पिछले 7-8 महीनों से नाली में बह रहा है, पर जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। क्षेत्र की जनता ने संबंधित विभाग के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रशासन से समस्या के समाधान की भी मांग की है। अरे ऊपर पानी जाना था, उसमें पहुंचाया भी नहीं है, तो डिग्गी भी नहीं बनी है इसमें। ये घर घर नल वाला चुपते हुए इसको हो गया 7-8 महीने हो गए हैं। तो मतलब कहीं टंकी तक नहीं पहुंचा है? टंकी तक नहीं पहुंचा। क्यों? कह रहे पैसा नहीं है इसमें। तो टंकी बनी है नहीं इसमें? बनी है, ऊपर बनी है। कितना दूर होगा यहाँ से? इधर है ये तो क्षेत्र में हाँ, क्यों नहीं, गर्मी में तो समस्या है। अरे समस्या क्या है, दूर दूर से लाना पड़ता है। अरे 1 किलोमीटर गाड़ी से यहाँ से लाते हैं रिजॉर्ट से। तो प्रशासन क्या मांग करे? अब हमने कहा ठेकेदार से यार पानी पहुँचा या किसी और नल में इधर को लाइन घेर दे। तो लेकिन इस प्रकार से सड़क में बहाया गया तो गलत बात है काफी। क्यों नहीं ठहरा? गलती ठहरा ये। ऐसा है कि ये इसके लिए मेन प्रॉब्लम ये आई है कि अभी तक इसमें सोलर लिफ्टिंग का लगना था, वो अभी तक इसका लगा नहीं है। इसमें बोल रहे थे कि अभी पैसे के अभाव के कारण ये नहीं लग पा रहा है। तो अभी ये काफ़ी 1 साल होने वाला है ये पानी का। तो जेई साहब से भी बात हुआ था, वो बोल रहे थे कि हम इसको 1 हफ्ते 15 दिन या 1 महीने के अंदर किसी भी हालत में इसको लगा देंगे। तो अभी तक तो ये आपके सामने है। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से 8 चिकित्सकों के स्थानांतरण के विरोध में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। समिति का आरोप है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने चिकित्सकों का स्थानांतरण तत्काल रोकने और उनके स्थान पर डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। जो यहाँ पर कोई सिस्टम में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अभी बढ़िया व्यवस्था बनी हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन भी यहाँ होने लग गए थे, दूर दराज से लोग आ रहे थे और उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन अभी जो 8 डॉक्टरों के साथ इनने इकट्ठे तबादले किए, उससे जनता में काफ़ी रोष है, क्योंकि ये सीमांत इलाके से लगा हुआ हॉस्पिटल है। दूर दूर से लोग आते हैं, पंचेश्वर से, रौसाल से, रेगड़ू से, सिमलखेत से, पाटी से, तो वो लोग यहाँ पर आशाएं लेके आते हैं कि यहाँ पर इलाज होगा। लेकिन जब ये अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इसे रेफरल सेंटर बना देना बन गया ये तो, और लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, फिर वही हो गया हल्द्वानी जाओ, खट्टीमा जाओ। तो हम लोग ये चाहते हैं जब लोगों को यहाँ घर बैठे सुविधाएं मिल रही थी तो उन सुविधाओं को यहाँ पर जारी रखा जाए, और 2-2 महीने इन डॉक्टरों को यहाँ आए हुए हैं और फिर इनका ट्रांसफ़र यहाँ से इधर से उधर, उधर से इधर, इससे जनता में काफ़ी रोष है। हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ से तबादले हुए हैं
उन तबादलों को रद्दी किया जाए और इनको कार्य मुक्ति किया नहीं जाए जब तक यहाँ व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। मैं सीमांत क्षेत्र डुंगरा लेटी से हूँ और काफ़ी मूलभूत समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। खासकर हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अस्पताल आके अपना इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों की फैसिलिटी मिली हुई है हमें। पर अभी ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है हमें कि भाई इकट्ठे 8 लोगों का डॉक्टरों का जो तबादला हो रहा है हमारे यहाँ से। तो सर अगर ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो हम लोग आके क्या करेंगे? जो हमारी आशाएं थी इस हॉस्पिटल के प्रति, इन डॉक्टरों के प्रति, वो हमारी आशाएं ख़त्म होती दिख रही हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश यही करूँगा कृपया करके कि आप पहले हमें ट्रांसफ़र करिए, हम ये नहीं कहते मत करिए, पर पहले हमें फैसिलिटी दीजिए तो जाके आप ट्रांसफ़र करिए ताकि आम आदमी को पूरी फैसिलिटी मिल सके। धन्यवाद। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति जो है अनिश्चितकालीन धरने से हम लोग कल से शुरुआत हमारी हो चुकी है और हम लगातार जब तक जो है 8 डॉक्टरों का तबादला रोका नहीं गया तब तक हम जो है अनिश्चितकालीन हम धरने में बैठे रहेंगे। और रणनीतिक रूप से अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया, क्योंकि हमने पूर्व में भी 10 इस लोहाघाट के बड़े बड़े आंदोलन अस्पताल के डॉक्टरों के लिए किए हैं, तो अभी भी हम बिल्कुल आंदोलन के तैयार हैं। और अगर ज़्यादा ही शासन ने हमें अनदेखी की तो हम उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल हमने तैयार है, हमने बिल्कुल सोच रखा है और जनता को लेकर हम फिर तैयार करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई है। क्योंकि अस्पताल में आज विशेषज्ञ डॉक्टर बड़े मुश्किल से तो आए हैं, आज वो भी आज जा रहे हैं। अब 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में आप डॉक्टरों आ रहे हैं और उनको भेज दे रहे हो, ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है और ये जनता के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोचनीय विषय बन चुका है, समस्या का भी विषय है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए पहले परेड ग्राउंड की अनुमति दी गई और फिर उसे रद्द कर दिया गया, जिससे साबित होता है कि अनुमति नहीं देकर सरकार ने डर का परिचय दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद तथ्यों को छिपाकर अप्रशासनिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और उनके कार्यक्रम के लिए स्थल को लेकर भले ही विवाद देर रात सुलझ गया, लेकिन मैदान आवंटन को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस जहां सरकार और प्रशासन पर कार्यक्रम को रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ये सब तैयारियां ही चल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने कल रात को हमारी जो परमिशन उन्होंने दी थी उस परमिशन को कैंसिल कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संकुचित मन के लोग हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ना समझ किस्म के लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश के आधे से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए को जितने मत मिले होंगे उससे अधिक मत विपक्ष को मिले हैं और उन सब विपक्ष में पड़े हुए मतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी के मीटिंग के लिए ये व्यवधान सरकार के द्वारा जो पैदा किया गया, इस बात का प्रमाण है कि ये मन और मस्तिष्क से बहुत संकीर्ण लोग हैं। और ये अलग बात है कि इनको सत्ता मिल गई है और जब संकीर्ण व्यक्ति सत्ता में बैठेगा तो इसी तरह के काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि परेड ग्राउंड में युवाओं के साथ संवाद को लेकर पहले इजाजत दे दी गई थी। अब 1,70,000 रुपए का शुल्क भी जमा करवा दिया गया था, लेकिन फिर परमिशन को रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने परेड ग्राउंड के बदले पन्नू स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा सरकार घबरा गई है और इसी वजह से परेड ग्राउंड की अनुमति नहीं दी गई। कुछ साफ है, तस्वीर आपके सामने है, पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया, आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है।
इधर देहरादून के जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 17 जुलाई को राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र की गूंज कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां भारत सरकार का लोक संवर्धन पर्व चल रहा है। प्रशासन ने इसे विशद प्रशासनिक और व्यवस्थागत निर्णय बताते हुए कांग्रेस को बन्नू स्कूल मैदान का विकल्प दिया है। ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी का 17 जुलाई का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूर्व में परेड ग्राउंड के लिए पार्टी के द्वारा आवेदन किया गया था, किंतु वहाँ लोक संवर्धन पर्व और पूर्व से ही संचालित हो रहा है, जिसकी अवधि भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। उसमें काफ़ी संख्या में नागरिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। उसके दृष्टिगत स्थान, उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था या लोक प्रशांति के दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा पार्टी को बन्नू स्कूल के मैदान या उसके अतिरिक्त अन्य और विकल्प उपलब्ध कराया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है और जनता के बीच गलत संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की ओर से परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो प्रारंभिक आवेदन दिया गया था, उसमें कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं था, उनके कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ड्रामे से कम नहीं है। देखिए, 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम, इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।